गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 10 जुलाई के करंट अफेयर्स में। जैसा आप सभी को पता है, मैं डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आता हूँ। यह सभी करंट अफेयर्स यानी जो है यह सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल है। स्पेशली किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये क्लास। और मैं आप सभी से एक बात कह दूं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर करंट अफेयर्स आती है तो निश्चिंत होकर के आप इस क्लास का मेरे साथ आनंद ले सकते हो। आपको इस क्लास से बहुत अधिक फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में भी आपको ये क्लास याद आएगी कि लगातार मतलब जो क्लासों में जो आप मेरे साथ लेते रहोगे एग्ज़ाम में, ये क्लासें बहुत आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आप मेरे साथ क्लास को लगातार लेते रहो और प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, उनको बार बार रिवाइज करते रहो। तो ठीक है, देर न करते हुए अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ पहले करंट अफेयर्स के साथ। इसमें पहला करंट है कि हाल ही में तंजानिया के किस शहर में भारत का पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया गया है। हाल ही में तंजानिया के किस शहर में भारत का पहला आईआईटी कैंपस ये किया गया है। तंजानिया का शहर है जंजीबार। तंजानिया को बता दूं कि यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ पर जो पर्वत मिलता है, यानी जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो तंजानिया में ही स्थित है। आगे इसमें हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने क्या जारी किया है। WMO के बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना जो हुई थी 23 सितंबर 1950 को हुई थी, WMO की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसने अभी हाल ही में ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है, यानी WMO ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में आने से रोकती है। और ये बताओ ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताओ। आगे इसमें हाल ही में किसको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यह किया गया है आदव अर्जुन को। और यह इससे पहले तमिलनाडु बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट थे, जिन्हें अब भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया है आदव अर्जुन को। आगे देखते हैं हाल ही में किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किसने किया है। यह किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA ने। जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। आगे हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यह जीता है शेखर कपूर ने। हाल ही में गूगल है, इसने हाल ही में किसको भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। गूगल का भारत में नीति प्रमुख किसे बनाया गया है। यह बनाया गया है श्रीनिवास रेड्डी को। अब आगे इसमें कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जिमैक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। यानी भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास जो है जिमैक्स, और इसका 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। यह किया गया है विशाखापट्टनम में, बंगाल की खाड़ी की तरफ किया गया है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे हाल ही में किसने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ICAR के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, बताइए। और आपको इस ICAR के बारे में बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। 1 अप्रैल 1905 को इसकी ICAR की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली, पूसा नई दिल्ली में है। और इसका मतलब है ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म है ICAR की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को। और इसका जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष बनाया गया है नीरजा प्रभाकर को। आगे इसमें हाल ही में ओडिशा राज्य द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है।
जो उड़ीसा राज्य है उसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है हाल ही में? यह की गई है मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हाल ही में भारत ने स्टार्टअप 20 की मशाल किस देश को सौंपी है? बताइए। स्टार्टअप 20 की, इससे पहले जो G20 का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया में, और अभी किया है भारत में, और इससे आगे होगा ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये सौंपी है ब्राज़ील को। आगे, हाल ही में किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं? बताइए, किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं? ये किए गए हैं आइसलैंड में। आइसलैंड में 2200 से अधिक भूकंप के झटके। आपको बता दूं, आइसलैंड के बारे में बता दूं कि यह जो आइसलैंड है यह उत्तर पश्चिमी यूरोप का देश है। जो आइसलैंड है उत्तर पश्चिमी यूरोप का देश है, और यह ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। ठीक है, और यह स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उनमें गिना जाता है। जो स्कैंडिनेवियन 5 देश हैं, जैसे आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, जो 5 देश स्कैंडिनेवियन है उसमें गिना जाता है। और स्कैंडिनेवियन से भी संबंधित आपको बता देता हूँ कि भौगोलिक रूप से तो केवल जो स्कैंडिनेवियन देश हैं उनमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड को गिना जाता है, जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार। लेकिन वहाँ की भाषा और संस्कृति के आधार पर देखा जाए तो डेनमार्क और आइसलैंड, इन 2 देशों को भी जो स्कैंडिनेवियन है उसमें गिना जाता है। डेनमार्क और आइसलैंड को गिना जाता है भाषा और संस्कृति के आधार पर, और भौगोलिक स्थिति पर देखा जाए तो नॉर्वे और स्वीडन ओनली। और संयुक्त रूप से ये 5 देश स्कैंडिनेवियन देश ही कहलाते हैं। आगे इसमें कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवाओं के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? बताइए। हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवाओं के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? मतलब यानी कुंवारा वो होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, और विधवा वो होता है जिसकी पत्नी मर जाती है। ठीक है, जैसे पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है, और जिसकी पत्नी मर जाती है वो विधवा हो जाता है। और कुंवारा वो होता है जिसकी शादी हुई नहीं होती है। इसमें की है हरियाणा राज्य सरकार ने 2750 रुपये की। ठीक है, ये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है हरियाणा राज्य ने। 2750 रुपये इनको मासिक रूप से मिलेंगे। आगे इसमें हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? बताइए। जो भारत के विदेश मंत्री हैं किस देश की यात्रा पर गए हैं? यह तंजानिया पर ही गए हैं। ठीक है, तंजानिया के बारे में बड़ी न्यूज आ रही है, बार बार देख रहे हो आप डेली तंजानिया के बारे में। वही है तंजानिया, अफ्रीका देश, माउंट किलिमंजारो। और देखते हैं इसमें हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने किसको नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? यह किया है पी वासुदेवन को। आगे इसमें हाल ही में भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर यानी सीटीओ नियुक्त किया है? भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ नियुक्त किया है? भारत पे का सीटीओ पंकज गोयल को नियुक्त किया गया है, पंकज गोयल। आगे देखते हैं हाल ही में किसने एफपीएसबी इंडिया के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? एफपीएसबी यानी एफपीएसबी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो एफपीएसबी है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने सीईओ बनाया है अपना कृष्णा मिश्रा को। किसको बनाया है? कृष्णा मिश्रा को बनाया है सीईओ। आगे इसमें हाल ही में 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI का सम्मेलन यह कोलंबो में किया गया है। आगे हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीत लिया है? ये जीत लिया नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग का। ये पुरुष और महिला दोनों ने जीता है, नीदरलैंड की टीम ने। आगे हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश में वैदिक थीम पार्क। आपको बता दूं संक्षेप में कुछ वेदों के बारे में कि वेदों की संख्या है 4 में सबसे पुराना है ऋग्वेद,
जैसे चारों के नाम बता देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब ये ऋग्वेद के बारे में समझ लो शॉर्ट में कि इसमें 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्तें हैं तथा 10,462 इसमें मंत्र हैं। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना कि जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है या उनका उच्चारण करता है तो उसे होत्र या होता या होत्री कहते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो मतलब जो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, यानी जो ग्रंथ साधारण भाषा में वेदों की रचना, वो वेदों की व्याख्या करते हैं। जैसे वेद तो ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन साधारण भाषा में इसकी जो व्याख्या करते हैं उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कैसितकी, ठीक है। और इसी में गायत्री मंत्र का भी उच्चारण मिलता है, इसके जो है साथ में उसमें मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है, और जिसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था और सूर्य की स्तुति से संबंधित भी है वो, ठीक है। ये उसके बारे में था ऋग्वेद के बारे में। सामवेद के बारे में बता दूं कि यह बना है साम शब्द से, और साम का अर्थ होता है गायन, और साम को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जैसे सारे गा मा पा धा नी जो 7 स्वर है ना, उसका संबंध सामवेद से ही है। और जो सामवेद के मतलब मंत्रों का उच्चारण करता है या गायन करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे पंचवेश कहा जाता है। और सामवेद का एक उपवेद है, उसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। और अब तीसरा है यजुर्वेद के बारे में जान लो कि यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व्यू। जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अधर्व्यू कहते हैं। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, इसके हैं तैत्तिरीय और शतपथ। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तैत्तिरीय और शतपथ हैं। अब है एक तीसरा, वो 3 हो गए, चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बता देता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है। भारत के किस राज्य में वैदिक पार्क का, ठीक है, यह किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने क्या जारी किया है? ये चलो बता दिया था पहले, ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। ये भी हो गए, ये कंप्लीट हो गए ना ये तो। अब इसमें कुछ में आपके लिए जो 9 जुलाई तक के करंट अफेयर्स पढ़े थे, कुछ 9 जुलाई के इसमें मतलब क्वेश्चन है और कुछ उससे पहले के हैं, तो ये एक क्विज के रूप में लेकर के आया हूँ। इसमें 14-15 क्वेश्चन है, ये सभी देखो, मेरे साथ करो, देखना आपसे कितने सही होते हैं। अच्छे से ध्यान से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इन सभी को करना। कि जैसे राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पारंपरिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना के साथ श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है। और ये जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है इसके बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कौन सा सत्य है? यह पहला ऑप्शन है, यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, यह वाराणसी में स्थित है, यह एक जैन तीर्थ स्थल है, इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, तथा ई ऑप्शन है इसमें, यह देवी दुर्गा को समर्पित है। बताइए। चलो अब देखो मेरे साथ करो इस क्वेश्चन को कि जैसे पहला ऑप्शन है इसमें, यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, नहीं ये गलत है, यह एक हिंदू मंदिर है, ठीक है। और यह वाराणसी में स्थित है, यह भी गलत है। यह देवगढ़ है, झारखंड में, देवगढ़ जिला है झारखंड का, उस जगह स्थित है यह। और यह जैन मंदिर भी नहीं है क्योंकि यह हिंदू मंदिर है। और यह भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक है, ठीक है। और यहाँ पर देवी दुर्गा की पूजा नहीं की जाती है, इसमें की जाती है भगवान शिव की पूजा, इसमें की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। बैद्यनाथ मंदिर के बारे में ऑप्शन डी सही है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्वेश्चन नंबर आगे इसमें देखते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर किसानों ने इस साल की शुरुआत में अपनी पैदावार में गिरावट के लिए 2 अलग अलग वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। और महाराष्ट्र के लोगों ने बताया कि उनकी टमाटर की फसल ककड़ी मोजैक वायरस यानी CMV से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। जो महाराष्ट्र की टमाटर की फसल है वो तो CMV से प्रभावित हुई है, जबकि कर्नाटक और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों में उत्पादकों ने अपने टमाटर के नुकसान के लिए मोजैक वायरस यानी TOMB को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक ने ठहराया TOMB को और महाराष्ट्र ने CMV को, ठीक है। और टोमेटो मोजैक वायरस का जो ये टोमेटो मोजैक वायरस है TOMB किस वायरस परिवार से संबंधित है? बताइए, इसका मतलब यह किस परिवार से संबंधित है जो टोमेटो मोजैक वायरस है?
इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विरगा विरिडे, विरगा विरिडे, ऑप्शन बी है कुकू मोविरिडे, और ऑप्शन सी है टाई मोविरिडे, और ऑप्शन डी है इसका टोबा मोविरिडे, और ऑप्शन ई है इसका पोटी विरिडे। बताइए क्या सही है इसमें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विरगा विरिडे, यानी जो तंबाकू मोजेक वायरस है उससे निकटता से संबंधित है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ताइवान ने हाल ही में भारत में विशेष रूप से मुंबई में दोनों देशों के लिए अपना तीसरा जो मुख्यालय खोला है, बताइए उससे संबंधित जो प्रतिनिधि कार्यालय खोला है इसने ताइवान ने, उससे संबंधित। ठीक है, तो बताइए इसमें कि 2022 तक दुनिया के सबसे उन्नत लॉजिक चिप्स और स्मार्टफोन चिपसेट का कितना प्रतिशत उत्पादन ताइवान करता है। 10%, 30%, 50%, 70% या 90%। बताइए। ताइवान के बारे में आपको बता दूं कि यह दक्षिण पूर्वी चाइना का, मतलब चाइना की तरफ एक द्वीप है और इसका चीन के साथ विवाद चलता रहता है। और यह जो है ताइवान जो है विश्व के जो मतलब सबसे अधिक विश्व के 90% चिप्स का उद्घाटन करता है, और जो स्मार्टफोन के चिपसेट होते हैं उसका भी यह 70% उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है ये उन्नत लॉजिक चिप्स और स्मार्टफोन चिपसेट का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई 90%। आगे क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। GCRG की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए की गई थी। और GRC प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में भारत की तरफ से किसे नामित किया गया था। बताइए। GRC प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में नरेंद्र मोदी को, एंटोनिया गुटेरस को, संजय वर्मा को, बारबाडोस को या डेनमार्क को। ये जो शेरपा हैं भारत की तरफ से, ऑप्शन सी सही है इसका, संजय वर्मा को नामित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें वर्तमान में कौन से देश GCRG में चैंपियंस ग्रुप का हिस्सा हैं। बताइए। GCRC जो है इसमें चैंपियंस ग्रुप का हिस्सा कौन से देश हैं। भारत, बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। भारत, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। और बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी और सेनेगल। बांग्लादेश, भारत, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। थोड़ा छोटे में कर लेता हूँ, बताओ, देखकर बताओ, क्या है इसका सही जवाब। चलो आपको मैं बता दूं कि वैसे तो इसका आंसर जो माना है वो ऑप्शन बी माना है, लेकिन जब भारत इसमें शामिल हो गया है चैंपियंस ग्रुप में, तो भारत को शामिल करने के बाद मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसका ए सही है। क्योंकि जैसे इसमें पहले शामिल थे बांग्लादेश था, बारबाडोस था, डेनमार्क था, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल थे। ये सभी इस ऑप्शन ए में हैं और इसमें भारत भी शामिल हो गया है, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो माना है सही ऑप्शन बी माना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें FIH प्रो लीग 2022-23 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही है। FIH जो अभी प्रतियोगिता प्रो लीग हुई है 2022-23 में, भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही है और इसे नीदरलैंड ने जीता है। इसमें भारतीय हॉकी जो टीम है वो चौथे स्थान पर रही है। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे इसमें प्रवासन नीति पर मतभेदों के कारण डच सरकार के पतन ने नवंबर में अत्यधिक विवादास्पद चुनाव अभियान के लिए मंच तैयार कर दिया है। नीदरलैंड में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता कौन थे। बताया था मैंने अभी 2-3 दिन पहले करंट अफेयर्स में बताया था। बताइए, नीदरलैंड में जो तख्तापलट हुआ है उसमें सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले नेता वहाँ के कौन से थे। तो इसका ऑप्शन है, पहले चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मार्क रूटो, ऑप्शन बी है सिगरेट काग वोप के होकेस्ट्रा, ऑप्शन डी है इसका कैरोला स्काउटन तथा ई है कैरोलिन वैन डेर प्लास। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्क रूटो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कौन सी दर सरकारी प्रतिभूतियों के
संपार्श्विक के विरुद्ध आरबीआई से धन उधार लेकर बैंकों को अप्रत्याशित तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करती है। बताइए कौन सी दर है सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध आरबीआई से धन उधार लेकर के बैंकों को अप्रत्याशित तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करती है। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या नकद आरक्षित अनुपात जिसे सीआरआर भी कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, और सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ। बताइए कौन सी है, इसमें सही जवाब क्या है इसका? बताइए क्या जवाब है इसका, सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ। तो एमएसएफ के बारे में बता दूं कि एमएसएफ जो होती है, एमएसएफ बैंकों को जब आवश्यकता पड़ती है इमरजेंसी में, जब धन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है बैंकों को, तो वह सरकारी प्रतिभूतियां जो उनके पास होती है उनसे अलग कुछ और जो उनकी खुद की प्रतिभूतियां होती हैं उनमें उनको आरबीआई में जमा करती हैं, और जिस वजह से आरबीआई उन्हें रातों रात के लिए उधार देती है। जो एमएसएफ जो होता है वो रातों रात के लिए उधार दिया जाता है, ना कि मतलब ज़्यादा समय के लिए, ओनली रातों रात के लिए। और रेपो रेट के बारे में बता दूं, रेपो रेट जो होता है जब बैंक जो होती हैं वो आरबीआई से जब उधार लेती हैं तो उस पर जो ब्याज देना होता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो होता है जब बैंकें आरबीआई में धन जमा करती हैं, ठीक है, जब सभी बैंकें आरबीआई में धन जमा करती हैं उसके बदले आरबीआई जो उनको ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, यह ऑप्शन सी, इसमें नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर क्या होता है? सीआरआर कहते हैं, सीआरआर वह राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों की केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के पास जो जमा होती है, और उसका यह प्रतिशत बताता है कि कितना प्रतिशत है, ठीक है। और इसमें आगे वैधानिक तरलता अनुपात यानी वैधानिक तरलता अनुपात जो है इसे एसएलआर भी कहा जाता है, और यह बैंक की शुद्ध मांग जो होती है, यह बैंक की शुद्ध मांग और उसकी देनदारी को संदर्भित करता है, जो मतलब उस समय उसकी देनदारी होती है, और इसके द्वारा इसके तरल संपत्ति के रूप में ये रखी जाती है, ठीक है। और आपको तरल संपत्ति से बता दूं कि तरल संपत्ति जो होती है वो उसको आसानी से उस संपत्ति को नकद में या कैश में बदल दिया जाता है, उसी को तरल संपत्ति कहते हैं जिसमें कठिनाई ना हो, और जिसको कठिनाई से बदला जाए वो कठोर संपत्ति हो जाती है, ठीक है। नकद, ये तरल संपत्ति के उदाहरण बता दूं आपको कि जैसे नकद या कैश या मुद्रा बाजार की कुछ संपत्तियां या स्टॉक, ये सभी तरल संपत्ति में आती हैं। आगे इसका ऑप्शन सी है, सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ, जो रातों रात के लिए दी जाती है, ठीक है। और इसका संबंध भी बताना चाहता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना आप इसमें कि जो रेपो रेट जो होती है यह रिवर्स रेपो रेट से हमेशा अधिक होती है, और जब रेपो रेट में 0.25% इसमें प्लस कर देते हैं तो ये बराबर हो जाती है बैंक रेट के, ठीक है। ये जो 0.25 अगर रेपो रेट में प्लस कर दोगे तो ये बराबर बैंक रेट के हो जाएगी, और बैंक रेट बराबर होती है एमएसएफ रेट के, एमएसएफ रेट के बराबर बैंक रेट होती है, ठीक है। बैंक रेट और एमएसएफ रेट बराबर होती हैं, और ये दोनों रेपो रेट से 0.25% अधिक होती हैं, और रिवर्स रेपो रेट इन सभी से कम होती है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसमें कि वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में पीएमवाई ऋणों के वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो वित्त वर्ष 2014 इसकी पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में जो पीएमएमवाई जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें उसके ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी 20%, या डी 23%, या ऑप्शन ई 25%। बताइए। तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन डी सही है 23% की, कि जैसे मुद्रा योजना है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना है, इसमें 2023 की जो पहली तिमाही थी उसमें दिया गया था ऋण, इसके द्वारा 62,650 के आसपास था, 62,650 करोड़। और जो ये 2024 की पहली तिमाही है इसमें 81,500 कुछ करके करोड़ है, 560 यानी 81,500 करोड़ के करीब ही मान लो, तो इसमें कुल 23% की वृद्धि हुई है। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है कि FY23 में मुद्रा ऋण का औसत आकार क्या था? यानी ये पहला ही क्वेश्चन है, बताइए
जो फाइनेंशियल ईयर है उसके 2023 में मुद्रा ऋण का औसत आकार क्या था, उसकी पहली तिमाही में। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से आप। सॉरी, इसमें नहीं, पहली तिमाही का नहीं पूछा है, इसमें पूछा है पूरे मतलब फाइनेंशियल ईयर है जो 2023 का, उसमें मुद्रा ऋण के द्वारा कितना ऋण दिया गया था, पूरा पूछा है इसमें। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 73,489 करोड़ इतना ऋण दिया गया था इसके द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदान किया गया नया बीमा कवर क्या है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन ए है इसमें 2 लाख रुपये, ऑप्शन बी 5 लाख रुपये, सी 7 लाख रुपये, ऑप्शन डी 10 लाख रुपये या ऑप्शन ई 15 लाख रुपये, बताइए। गुजरात में जो योजना है ये जन आरोग्य योजना, इसमें आपको मैंने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि इसमें जो राशि दी जाती है इसमें 5 लाख रुपये पहले दी जाती थी और इसको अब डबल करके 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, जो इसका ये बीमा कवर है ये अब 10 लाख हो गया है, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 10 लाख रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कि मुद्रा ऋण के तहत किस श्रेणी के ऋणों की मांग में वृद्धि हुई है जिससे वितरण में वृद्धि हुई है। बताइए, मुद्रा ऋण के तहत किस श्रेणी के ऋणों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और जिससे कुल वितरण में भी वृद्धि हुई है। यानी इसका ऑप्शन ए है शिशु, ऑप्शन बी है किशोर, ऑप्शन सी है तरुण, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, तथा ऑप्शन ई है इसका बी और सी दोनों। तो आपको बता दूं कि ये जो मुद्रा ऋण योजना है इसके अंतर्गत 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। ये जो शिशु ऋण है इसमें दिया जाता है 50,000 तक का ऋण दिया जाता था छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को। और ये जो तरुण किशोर हो गया, तरुण और शिशु, किशोर और तरुण, और किशोर में दिया जाता 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का, और तरुण में दिया जाता था 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का। ठीक है, तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो किस में हुई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शायद देख करके बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तरुण में, क्योंकि जो शिशु और किशोर हैं इन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर दिया है, अपनी स्थिति अच्छी कर ली है, तो अच्छी स्थिति करेंगे तो अच्छा और आगे कार्य बढ़ाएंगे, तो इस वजह से इनकी जो मांगें हैं वो अधिक हो गई हैं। यानी तरुण के द्वारा 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, इसकी मांगें सबसे अधिक हो गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में खोजे गए दुर्लभ मस्तिष्क भच्ची यानी दिमाग खाने वाले अमीबा का संक्रमण का नाम क्या है जो अभी दक्षिण कोरिया में खोजा गया है। पिछली क्लास में मैंने दक्षिण कोरिया की जगह अफ्रीका बोल दिया था, उसको आप सही कर लेना, क्योंकि कभी कभी जीव अंटा ले जाती है तो दिक्कत हो जाती है, उसके लिए आपसे सॉरी। तो आप उसे देख लेना, लिखा हुआ तो दक्षिण कोरिया ही था लेकिन मैं उसे दक्षिण अफ्रीका भूल गया था। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए है प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस यानी PAM। आगे ऑप्शन बी इसमें नेगलेरिया फाउलेरी संक्रमण और ब्रेन ईटिंग अमीबा सिंड्रोम यानी BEAS। और डी है इसका दक्षिण कोरियाई अमीबिक इंसेफलाइटिस यानी SKE और अमीबिक मेनिंजाइटिस कोरियाना AMK। बताइए क्या जवाब है इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस यानी PMH, जो दक्षिण कोरिया में खोजा गया मस्तिष्क भच्ची अमीबा है, इसका नाम है प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें कि जो पेंगोंग त्सो झील है इसका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। पेंगोंग जो लेह लद्दाख में है इसका भारत में कितना हिस्सा है। भारत में लद्दाख में स्थित है ये, भारत और चीन की सीमा पर है। बताइए ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40, डी 50 और ई 60। तो इसका सही प्रतिशत है भारत में तकरीबन ये 40% के आसपास है और ये सी सही है इसका ऑप्शन। आपको बता दूं कि तकरीबन 2/3% हिस्सा जो है इसका चीन के कब्जे में है और बचा कुचा हिस्सा जो है 1/3 भारत के हिस्से में है इसका। आगे देखते हैं इसमें कि मई 2023 में राजकोषीय घाटे में सुधार में किस कारक ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। 2023 में राजकोषीय घाटे में सुधार के लिए किस कारक ने महत्वपूर्ण योगदान, मतलब जिससे राजकोषीय घाटा कम हुआ है, बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से।
ऑप्शन ए कर राजस्व में वृद्धि, ऑप्शन बी गैर कर राजस्व में वृद्धि, या ऑप्शन सी गैर कर राजस्व में वृद्धि, या बी था गैर कर राजस्व में कमी, या डी कर और गैर कर राजस्व दोनों में कमी, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके हिसाब से और कुछ हो सकता है, बताइए। आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन सी सही है। जो भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक है उससे जो लाभांश की प्राप्ति हुई है उसके द्वारा जो गैर कर राजस्व में वृद्धि देखी गई है, उसी की वजह से गैर कर राजस्व में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, और इसी के द्वारा जो राजकोषीय घाटा है उसमें कमी आई है। तो दोस्तों 10 जुलाई के ये करंट अफेयर्स थे, और कुछ ये 9 जुलाई का करंट वो मैंने कुछ आपके सामने किया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपसे मैंने डिस्कस किया। कैसे लगे आपको वीडियो में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, और नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, कूदते मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बाय।